एक छोटे से गांव में किशन और उसकी पत्नी गौरी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में जीवन काट रहे थे। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार चूल्हा जलाने के लिए अनाज भी नहीं होता था। किशन दिन भर खेतों में खून पसीना एक कर देता, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। किशन थोड़ा जल्दी कर लो, आज बिरजू काका के खेत पर देर हो गई तो वो फिर गुस्सा हो जाएंगे। हाँ गौरी, जानता हूँ रात की उमस ने सोने ही नहीं दिया। पूरा बदन टूट रहा है, पर पेट की आग आराम नहीं देखती। काम पर तो जाना ही पड़ेगा। चलो मैं निकलता हूँ। हर सुबह किशन अपना पुराना फावड़ा उठाता और चुपचाप काम की तलाश में निकल जाता। उस दिन भी वो खेत में पसीना बहा रहा था कि तभी बिरजू काका वहाँ आ पहुँचे। किशन, हाथ थोड़ा तेज चलाओ। दोपहर से पहले ये पूरी पट्टी तैयार चाहिए मुझे। देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी काका, पूरी जान लगा रहा हूँ। बस थोड़ा शरीर जवाब दे रहा है, वरना हिम्मत अभी बाकी है। मजदूर की थकान का मतलब काम रुकना नहीं होता किशन। पेट भर खाना चाहिए तो पसीना भी उतना ही बहाना पड़ेगा। काम पूरा करो, फिर पैसों की बात होगी। पैसे तो नहीं है काका, अगर हो सके तो थोड़ा गेहूं दे दीजिए। घर में आटे का एक दाना भी नहीं बचा। बिरजू काका कुछ देर तक उसकी मेहनत को देखते रहे, फिर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गए। दोपहर में किशन थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठा था। पास बैठे मजदूर पानी पी रहे थे और उसके पास एक फटी थैली में बस एक सूखी बासी रोटी थी, जिसे वो चुपचाप खाने लगा। अरे किशन भाई, आज फिर वही सूखी बासी रोटी? कब तक यूं ही पेट को समझाते रहोगे? भाई, जब तक किस्मत साथ ना दे तब तक रोटी भी बासी ही नसीब होती है। ये देखकर मजदूरों की आंखें नम हो गईं। उनके दिल में किशन की मेहनत के लिए सम्मान और बढ़ गया। उधर शाम को गौरी मिट्टी का दिया जला रही थी, तभी किशन लौटता है, हाथ में एक कपड़े में बंधा थोड़ा सा आटा लिए। किशन क्या लाए? बिरजू काका ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन किशन की मेहनत देखकर थोड़ा गेहूं का आटा थमा दिया। इंसानियत अभी जिंदा थी। भगवान उन्हें सुखी रखे। अब 2 दिन चैन से खाना खा सकेंगे। लेकिन किशन, हम ऐसे कब तक यह जिल्लत भरी जिंदगी जीएंगे? मुझे तो ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर लग रहा है। तुम ठीक कहती हो गौरी, पर चिंता मत करो। कल से कोई पक्का काम ढूंढूंगा, ताकि रोज रोज दर दर भटकना ना पड़े। दोनों सादा भोजन कर चुपचाप सो जाते हैं। अगली सुबह किशन पुराना झोला उठाकर फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है, हर दरवाजे पर उम्मीद लिए। राजेश भैया, अगर कोई छोटा मोटा काम हो को बता दीजिए। हाथ पैर चलाने से पीछे नहीं हटूंगा। किशन, फिलहाल दुकान पर एक लड़का रखा हुआ है और अभी इतनी भीड़ भी नहीं है। जब काम बढ़ेगा और जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें खबर कर दूंगा। निराश होकर आगे बढ़ते हुए वो दोपहर में एक मिठाई की दुकान के पास रुकता है, जहां कुछ लोग आराम से बैठे बातें कर रहे थे। चाचा, कोई काम मिल जाए तो कर लूंगा। बर्तन मांज दूंगा, सफाई कर दूंगा, बस मेहनत का मौका दे दीजिए। अरे किशन, तू अब यह काम करेगा? चल भाई आगे बढ़, यहाँ हमारे लड़के ही बहुत हैं। किशन की आंखों में हताशा साफ दिखाई दे रही थी। थका और टूटा हुआ वो घर लौट रहा था कि सामने से गांव के मुखिया जी बैलगाड़ी से उतरते दिखे। वे किशन को भली भांति जानते थे। अरे किशन बेटा, क्या बात है? बड़ा परेशान दिख रहा है। नमस्ते मुखिया जी। हाँ, काम की तलाश में निकला था, पर आज भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तू मेहनती लड़का है किशन। मैं जानता हूं तू खेतों में दिन रात पसीना बहाता है। ऐसा कर, मेरी चावल मिल में थोड़ा काम खाली है। मजदूरी ज्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन रोज का काम पक्का रहेगा। क्या सच में मुखिया जी, आप जो कह रहे हैं वो सच है? हाँ रे, गांव का मेहनती आदमी भूखा नहीं रहेगा जब तक मैं जिंदा हूं। कल सुबह आ जाना, काम दिखा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आज आपने बुझती उम्मीद में फिर से चिंगारी जला दी। बस मेहनत ईमानदारी से करना, आगे रास्ता खुद बन जाएगा। रात को जब किशन घर पहुंचा तो गौरी चूल्हे के पास बैठी थी। किशन हल्की सी मुस्कान के साथ अंदर आया, जैसे अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। आज कुछ बात बनी क्या किशन? हाँ गौरी, आज मुखिया जी से मुलाकात हुई। उनकी मील में काम मिल गया है। अब शायद हालात बदलें। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो अब हमारे भी दिन बदलेंगे। हाँ, अब मेहनत और दुआ दोनों हमारे साथ है। गौरी ने थाली में रोटी परोसी। दोनों ने प्रेम और संतोष के साथ सादा भोजन किया। अगली सुबह किशन समय से पहले ही मील पहुंच गया। मजदूर गेहूं के बोरे उठा रहे थे, तभी मुखिया जी ने उसे पास बुलाया।
किशन देखो, तुम्हारा काम है बोरे लाना ले जाना और मशीन में गेहूं डालना। ध्यान रखना कहीं हाथ ना फंस जाए। जी मुखिया जी, आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। मेहनत में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। किशन तुरंत काम में जुट गया। भारी बोरे उठाए, मशीन में गेहूं डाला और जी जान से मेहनत की। शाम को थका हारा लौटा तो गौरी दरवाजे पर उसकी राह देख रही थी। आ गए किशन, कैसा रहा आज का दिन? गौरी, आज दिन अच्छा था। थकान तो है पर दिल में सुकून है। पहली बार लगा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो रहा हूँ। भगवान का शुक्र है। देखो, आज मैंने बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी बनाई है। दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। उनके बीच गरीबी थी पर सच्चा प्रेम भी था। अगले दिन किशन और भी ज्यादा मेहनत करता रहा। दोपहर तक वो पसीने से तरबतर हो चुका था। आज भूख कुछ ज्यादा ही सताने लगी है। क्यों ना सोनू के ढाबे पर जाकर कुछ खा लूं? तुम्हारी रोटी तो शाम को ही मिलेगी। थका हुआ किशन पैदल चलते चलते सोनू के ढाबे पर पहुंचा। वहां खटियाएं और बेंच लगी थीं और दाल रोटी की खुशबू हवा में तैर रही थी। आओ किशन भाई, पहली बार दिखे हो अपने ढाबे पर, क्या खिलाऊं? रमेश भैया, आज भूख तेज लगी है। एक प्लेट दाल चावल दे दो। वाह, अब तो किशन भाई कमाने लगे हैं। हाँ, मुखिया जी की मील में काम मिल गया है। किशन हंसता है और रमेश प्लेट में गर्मा गर्म दाल चावल परोसता है। कितना अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत की कमाई से पेट भरता है। खाना खाकर किशन ने जेब से अपने सिक्के निकाले और काउंटर की ओर बढ़ा जहां रमेश बैठा था। भैया, खाना बहुत स्वादिष्ट था। बताइए कितने पैसे हुए? आपने एक बड़ी प्लेट दाल चावल खाया है, इसके हुए 500 रुपए। क्या? दाल चावल के 500 रुपए? हाँ, और क्या मुफ्त में परोसा था। यहाँ कोई लंगर नहीं चलता। भैया, मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ इतना महंगा खाना मिलेगा। अब बहाने मत बना। खाना खा लिया और अब पैसे नहीं दे रहा। अभी मालिक को बुलाता हूँ। सोनू भैया, जल्दी यहाँ आइए। एक मुफ्तखोर ढाबे पर आया है। तभी सोनू गुस्से से वहां आया। किशन सिर झुकाए खड़ा था। क्या हुआ रे रमेश? मालिक, इसने खाना खा लिया और अब कह रहा है कि पैसे नहीं है। 500 रुपये के खाने के सिर्फ 20 रुपये दिखा रहा है। अरे तू वही किशन है ना, मील वाला? भैया, सच कह रहा हूँ। भूख बहुत लगी थी, सोचा थोड़ा खा लूं। जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता नहीं था कि इतना खर्च पड़ेगा। तो पहले पूछ क्यों नहीं लिया तूने? क्या समझ रखा है मुफ्त में खिला देंगे? ऐसा कुछ इरादा नहीं था भैया, बस मुझसे गलती हो गई। गलती? और वो भी 500 रुपये की? अरे भिखारी जैसे कपड़े पहनकर ढाबे में खाने चला आता है। तेरे जैसे लोगों के कारण ही मेरे ढाबे का नाम खराब होता है। किशन विनम्र स्वर में बोला, जैसे अपनी गरीबी का अपराध खुद स्वीकार कर रहा हो। भैया, अपमान मत कीजिए। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, उधार नहीं मांगा। बस थोड़ी चूक हो गई। इज्जत से जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या अब हर चूक हुआ ग्राहक यहीं आएगा? चल निकल यहाँ से और जो पैसे हैं वहीं फेंक दे टेबल पर। उसने कांपते हाथों से 20 रुपए मेज पर रख दिए। सोनू ताने कस ही रहा था कि तभी एक बाइक आकर रुकी। उस पर से मोहन उतरा, अमीर और घमंडी युवक। सोनू, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे मोहन भाई, देखो ना, ये भिखारी टाइप आदमी खाना खा गया और कहता है पैसे नहीं है। मोहन ने किशन को ऊपर से नीचे तक तिरस्कार भरी नजर से देखा। ओह, तो अब ऐसे लोग भी ढाबे में आकर पेट भरते हैं? हाँ, इसने पूछे बिना ही ऑर्डर कर दिया और अब कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। सोनू, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये रोज आएंगे, खाना खाएंगे और बहाने बनाएंगे। वो आगे बढ़ा और बिना वजह किशन को धक्का दे दिया। क्यों बे, बहुत भूख लगी थी? अब भुगत। देखते ही देखते सोनू, मोहन और उसके साथी किशन पर टूट पड़े। ढाबे पर बैठे लोग तमाशा देखते रहे पर कोई मदद को आगे नहीं आया। कुछ देर बाद किशन जमीन पर पड़ा था, बदन पर चोट के निशान लिए। शुक्र मना कि मैं तुझसे बर्तन नहीं मंजवा रहा हूँ, क्योंकि तुझसे बर्तन मंजवाऊंगा तो मेरी दुकान की इज्जत भी चली जाएगी। चल भाग यहाँ से और आइंदा कहीं दिख मत जाना, वरना कचरे में फेंक देंगे। आंखों में आंसू लिए किशन चुपचाप वहां से निकल आया। मिट्टी से सने कपड़े और सूजा चेहरा उसकी बेबसी बयां कर रहे थे। शाम को जब वो घर पहुंचा, गौरी उसे देखकर दौड़ पड़ी। किशन, ये क्या हुआ? कौन था ये दरिंदा?
गौरी, सोनू और मोहन ने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। कैसे लोग हैं ये? किसी गरीब पर जरा भी तरस नहीं आता। किसन, हमारा गरीब होना ही पाप है। गौरी, आज मैं टूटा नहीं हूँ, आज मैं जाग गया हूँ। इस अपमान को ही अपनी ताकत बनाऊंगा। किसन, अब चुप बैठने का समय नहीं है। हमें मुखिया जी से शिकायत करनी चाहिए। यह जो हुआ है वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी भी गरीब के साथ हो सकता है। गौरी, मुखिया जी बड़े आदमी हैं, क्या वो हमारी बात सच में सुनेंगे? अगर नहीं सुनी तो हम गांव में आवाज उठाएंगे, पर कोशिश तो करनी ही होगी। अगली सुबह मुखिया जी अपने चबूतरे पर बैठे थे। किसन और गौरी न्याय की आस में वहां पहुंचे। मुखिया जी, किसन के साथ जो सोनू और उसके लोगों ने किया वो गलत था। एक प्लेट दाल चावल के 500 रुपए मांगना, फिर उसे पीटना, क्या यही न्याय है? गौरी बहू, मैं मानता हूं कि किसन को मारा गया, पर सोनू का ढाबा भी तो है नामी। वहां अच्छा खाना मिलता है और जब चीज अच्छी हो तो दाम भी थोड़ा ज्यादा होता है। मुखिया जी, मैंने कभी मुफ्त का खाना नहीं मांगा। जितना था उतना देने गया था, बदले में गालियां और मार मिली। और आप भी सोनू की तरफदारी कर रहे हैं। क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती इस गांव में? मुखिया जी कुछ देर चुप रहे, फिर बात टाल दी। ऐसी बात नहीं है बहू, मैं सोनू को अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि उसने सही किया। तो फिर गलत को गलत क्यों नहीं कहते? ठीक है, मैं इस विषय में सोनू से एक बार बात करूंगा, देखता हूं क्या किया जा सकता है। बस एक बात याद रखिए मुखिया जी, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम अपनी आवाज उठाना भी जानते हैं। किसन और गौरी भारी मन से लौट आए। कमरे में बैठा किसन अपमान और क्रोध से जल रहा था। देख लिया किसन, जब अपना ही मुखिया गरीब की नहीं सुनता तो यह गांव कैसा होगा? अरे एक तो इतनी मुश्किल से काम मिला, ऊपर से हरामजादों ने मारकर ये हाल कर दिया। गौरी, सोनू के पास पैसा और पावर दोनों हैं। उस पर उंगली उठाना आसान नहीं। मुखिया भी उसी का साथ देता है। लेकिन अब अपना न्याय मैं खुद लिखूंगा। तो फिर क्या करेंगे हम? इस तरह तो न्याय मिलेगा नहीं। अपने इस अपमान का हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। अचानक किसन दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। गौरी पीछे से पुकारती रही, पर वो नहीं रुका। उधर मुखिया जी ढाबे पर पहुंचे, जहां सोनू मुस्कुराकर उनका स्वागत कर रहा था। अरे मुखिया जी, आइए बैठिए, कुछ खिलाऊं आपको? सोनू, पहले मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सुना है तूने कल किसन को पीटा। तो क्या करता मुखिया जी? वो भीख मांगने जैसे हालत में मेरे ढाबे पर बैठा था। उसने खाने तक के पैसे नहीं दिए। अब बताओ, ऐसे आदमी को कौन झेले? सोनू, काम तो तेरा अच्छा चलता है, लेकिन लोगों को मारना यह कहां की समझदारी है? वो खुद ही मार खाने लायक हरकतें करता है। ढाबे पर बैठा और पैसे नहीं दिए, उल्टा जिद करने लगा। देख, आए दिन तेरे ढाबे से लोगों के पीटे जाने की खबरें आती हैं। मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुझे बड़ा नुकसान हो सकता है। हर किसी की इज्जत होती है सोनू, चाहे गरीब हो या अमीर। अगली बार किसी को मारने की खबर आई तो पंचायत में तेरे खिलाफ बात होगी। मुखिया कुछ कहकर चले गए, पर सोनू के चेहरे पर तनाव साफ था। रात गहरा चुकी थी और किसन अकेला जंगल की ओर बढ़ रहा था। अब और नहीं सहा जाता, या तो ये जुल्म खत्म होगा या फिर मैं। घर पर गौरी दरवाजे पर खड़ी राह देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी। किसन अभी तक नहीं आए, ना जाने कहाँ चले गए। न कुछ बताया, न कुछ कहा। जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे किसन बैठा था, चेहरे पर दर्द और भीतर उबलता आक्रोश। सोनू, मेरा यह अपमान भूला नहीं जाएगा। एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, फिर देखना क्या होगा। तभी पीछे से एक शांत मधुर स्वर सुनाई दिया। बेटा, रात के इस अंधेरे में तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? और तेरे चेहरे पर इतनी उदासी और क्रोध क्यों है? किसन चौंक कर पीछे मुड़ा। सामने एक वृद्ध बाबा खड़े थे। वो कुछ पल उन्हें देखता रहा, मानो अपने दुख को शब्द देने की कोशिश कर रहा हो। कुछ नहीं बाबा, जिंदगी में मुझे तमाशा बना दिया है। पेट की भूख तो सह लूंगा,
पर दिल में जो आग लगी है वो कैसे बुझाऊं? बेटा तू अपने दुख बांट सकता है, बोल क्या हुआ। फिर किशन ने बाबा को सब कुछ बता दिया। गरीबी की बेइज्जती, ढाबे की मारपीट और गौरी की चिंता। उसकी आवाज में दर्द भी था और टूटे हुए आत्मसम्मान की कसक भी। बेटा, यह दुनिया बाहरी दिखावे को महत्व देती है, लेकिन ईमानदार और मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। इसके बाद बाबा अपनी पुरानी पोटली खोलते हैं। भीतर से वे एक थाली निकालते हैं जिसमें ताजा और सुगंधित भोजन सजा हुआ था। ले बेटा, भूखा है ना, पहले कुछ खा ले। बाबा, मैं ये भोजन कैसे ग्रहण करूं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी मुझे ताने दें जैसे बाकी लोग देते हैं। अरे बेटा, ये तो सेवा है, सौदा नहीं। इंसानियत में कुछ देने के लिए दिल बड़ा चाहिए, पैसा नहीं। बाबा का यह व्यवहार देख किशन की आंखें भर आती हैं। आप सच में धन्य हैं बाबा। आज पहली बार लगा कि दुनिया में करुणा अभी जिंदा है। बाबा का ये स्नेह देखकर किशन की आंखें भर आईं। बरसों बाद किसी ने उसे इतने अपनेपन से खिलाया था। तो अब मुझे यह बता कि तेरे मन में क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है जीवन में? बाबा, मेरी बस एक ख्वाहिश है, एक ऐसा ढाबा खोलूं जहां से कोई गरीब भूखा ना लौटे, जिसके पास पैसे ना हो उसे भी इज्जत और स्वाद दोनों मिले। मैंने भूख और अपमान सहा है, किसी और को वो दर्द ना सहना पड़े। बाबा गंभीर नजरों से किशन को देखते रहे, मानो उसके भाग्य की रेखाएं पढ़ रहे हों। हे किशन, तेरी नीयत बहुत साफ है। आजकल के जमाने में ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। तेरे इसी विचार और त्याग की भावना से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। फिर बाबा ने अपनी पोटली से एक चमकता हुआ पीतल का बर्तन निकाला जिसकी आभा साधारण नहीं थी। यह लो, यह जादुई बर्तन है। जो भी खाने की इच्छा तुम इस बर्तन से करोगे वह तुरंत हाजिर हो जाएगा। मगर एक बात याद रखना, इस बर्तन से सिर्फ जरूरत भर की चीजें मांगना। यदि लालच में आकर कुछ भी ज्यादा या अनुचित मांगोगे तो यह बर्तन कुछ नहीं देगा और हो सकता है कि अपना असर भी खो दे। मैं वचन देता हूं बाबा, इस वरदान का उपयोग केवल जरूरत के लिए करूंगा। ये मेरे लिए ईश्वर का प्रसाद है और इसे मैं गरीबों की सेवा में अर्पित करूंगा। जाओ किशन, तुम्हारा रास्ता अब खुल चुका है। ईमानदारी और सेवा की राह पर चलते रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगले ही पल बाबा धीरे धीरे ओझल हो गए। किशन उस अद्भुत बर्तन को सीने से लगाकर घर की ओर बढ़ चल। उधर गौरी अब भी उसकी राह देख रही थी। तभी किशन थका हारा हाथ में बर्तन लिए आ पहुंचा। अरे किशन, कहाँ थे तुम? और ये बर्तन कैसा है? गौरी, आज की रात ने मेरी जिंदगी बदल दी है। बैठ, सब बताता हूँ तुझे। दोनों चुपचाप घर के भीतर चले गए, जैसे किसी रहस्य को दुनिया से छिपा रहे हों। जंगल में एक साधु बाबा मिले। उन्होंने मुझे स्नेह से भोजन कराया और मेरी सच्चाई से प्रसन्न होकर ये चमत्कारी बर्तन सौंप दिया। जादुई बर्तन? हाँ, जो भी भोजन मांगोगे ये बर्तन दे देगा। पर बाबा ने चेतावनी दी है, जरूरत भर ही लेना, लालच मत करना। अरे वाह किशन, फिर तो चलो देखते हैं कि यह सच में काम करता है या नहीं। हे चमत्कारी बर्तन, हमें 2 जनों के लिए स्वादिष्ट और ताजा भोजन प्रदान करो। कुछ ही पलों में उस बर्तन से गर्मा गर्म रोटियां, सुगंधित सब्जी और खुशबूदार चावल निकल आए। ये दृश्य देखकर गौरी स्तब्ध रह गई। हे राम, यह तो चमत्कार है। अब मेरा सपना साकार होगा गौरी। मैं गरीबों के लिए ऐसा ढाबा खोलूंगा जहां सम्मान और तृप्ति दोनों मिले। अगली सुबह उनके घर के पास ही एक छोटा सा छप्पर डालकर ढाबा सज चुका था। किशन और गौरी मेहनत में जुट गए। जादुई बर्तन को अंदर सुरक्षित रख दिया गया और बाहर मेज कुर्सियां सजा दी गईं। किशन, देखना, आज दिन हमारा है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है जो पुराने कपड़े पहने हुए था और काफी थका लग रहा था। बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा, बहुत भूखा हूँ। आइए बाबा, ये ढाबा आप जैसे जरूरतमंदों के लिए ही बना है। यहाँ कोई भूखा नहीं जाएगा। किशन अंदर जाकर बर्तन से विनम्रता से बोला, हे कृपा के बर्तन, इस भूखे के लिए भोजन दे। बर्तन से लाजवाब खाना निकलता है। बूढ़ा खाना खाता है, ऐसा खाना खाकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, क्या खाना है? इसकी खुशबू तो रूह तक में उतर गई।
बाबा, भोजन कैसा लगा? बताइए, कितने पैसे लूं? क्यों हंस रहा है बेटा? मैं ही पैसे दूंगा ना। बताओ कितना हुआ? बस 10 रुपए हुए बाबा, और अगर ना हो तो भी कोई बात नहीं। क्या सिर्फ 10 रुपए? इतने कम पैसों में इतना स्वादिष्ट खाना? हाँ बाबा, अब इस जगह से कोई भूखा नहीं जाएगा। यहाँ पेट भी भरेगा और दिल भी। बेटा, तेरा ढाबा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं और लोगों को भी लाऊंगा यहाँ। मेरी असली कमाई रुपया नहीं, लोगों की तृप्त मुस्कान है। धीरे धीरे किशन का ढाबा अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था। स्वादिष्ट भोजन, सस्ते दाम और नम्रता से भरे व्यवहार ने सभी का दिल जीत लिया था। किशन भैया, सच कहूं तो आपके ढाबे जैसा स्वाद पूरे शहर में नहीं। धन्यवाद भैया, मेरा उद्देश्य बस इतना है कि कोई भूखा ना सोए। धीरे धीरे किशन का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। स्वाद, सादगी और सम्मान ने लोगों का दिल जीत लिया। शाम को अपने ढाबे पर घटती भीड़ देखकर सोनू चिंता में पड़ गया। ये किशन का ढाबा हर दिन मेरे ग्राहक छीन रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई चाल है, कोई रहस्य है इस सब के पीछे। कल ही उसे ढूंढकर बात करनी पड़ेगी। बस अब बहुत हुआ। अगले दिन सोनू और मोहन ने चाल चली। उन्होंने रास्ते में किशन को रोक लिया। किशन, अब बता भी, तू इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया? सब ऊपर वाले की मेहर और हमारी मेहनत का फल है। झूठ मत बोल। दोनों ने उसे डराया, धमकाया और मारा पीटा। मजबूर होकर किशन को बर्तन का राज बताना पड़ा। उसी रात में उसके घर पहुंच गए। ओ बर्तन, हमें सोने चांदी दे, बहुत धन चाहिए हमें। उन्होंने बर्तन से आदेश दिया, पर बर्तन बिल्कुल शांत रहा, जैसे कुछ सुना ही न हो। शायद ये खाना देने वाला बर्तन है। ओ बर्तन, हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बना। उन्होंने बार बार कोशिश की, पर बर्तन से न आवाज आई न भोजन निकला। धोखा दिया इस किशन ने। इस बर्तन में कुछ नहीं। चलो छोड़ो इसे, यह सब नाटक है। इसके पीछे कोई और ही बात है और हम इसका पता लगा कर ही रहेंगे। क्रोध में तिलमिलाकर वे लौट गए। उधर अगले दिन किशन का ढाबा पहले की तरह ग्राहकों से भरा था और भोजन की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। किशन भैया, आप जैसे लोग समाज की असली संपत्ति हैं। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सोनू और मोहन की दुकान सूनी पड़ने लगी। ग्राहक घट गए और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। ये किशन कैसे हर दिन 100-200 ग्राहकों को खिला देता है? कोई तो राज है उसके पास। कल उस बर्तन से पैसे मांगने पर भी कुछ नहीं निकला। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ जादू है उसमें। तो अब क्या करें? अगर उसके ढाबे को बंद नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। एक उपाय है। अगर उसके खाने में थोड़ा सा जहर मिला दिया जाए तो लोग डर जाएंगे और कोई उसके ढाबे पर नहीं आएगा। क्या सच में? लेकिन पकड़े गए तो? अरे, हम सावधानी से काम करेंगे, कोई नहीं देखेगा। बस एक बार कर दो, फिर किशन खत्म। किशन ग्राहकों को मुस्कुराते हुए खाना परोस रहा था। गौरी किसी सामान के लिए बाहर गई हुई थी। लीजिए भैया, गरम गरम पूरी और सब्जी। अगर स्वाद में कमी लगे तो बताइएगा, सुधार करूंगा। तभी सोनू और मोहन पीछे से दबे पांव ढाबे में घुसे और बर्तन तक पहुंच गए। चल जल्दी कर, जहर डाल दे। सोनू जेब से शीशी निकालता है। तभी जोर से सीटी बजती है। मुखिया हाथ में लाठी लेकर आता है। पुलिस भी उसके साथ थी। पकड़ लो इन दोनों को। जहर मिला रहे थे ये किशन के खाने में। नहीं मुखिया जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। तुम दोनों ने कल रात भी किशन से मारपीट की थी। शर्म करो। चलो थाने, अब तुम दोनों वहीं की हवा खाओगे। सोनू और मोहन को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। किशन भावुक होकर मुखिया के पास आता है। मुखिया जी, आज आपने ना सिर्फ मेरी इज्जत बचाई, बल्कि अनगिनत गरीबों की जान भी। अगर उस खाने में जहर मिल जाता तो ना जाने कितनी मासूम जानें चली जाती। किशन, तेरी नीयत साफ थी, इसलिए भगवान ने भी तेरा साथ दिया। अब चल, मुझे भी कुछ स्वादिष्ट सा खाना खिला दे। किशन हंसते हुए खाना परोसने लगता है। सभी लोग ताली बजाते हैं।